नमस्कार दोस्तों। आज जो हम पढ़ने वाले हैं अनसॉल्व्ड को, भूगोल का जो स्थल मंडल का जो टॉपिक है उसमें 48 क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं वो अनसॉल्व्ड बहुत अधिक उपयोगी है यूजीसी नेट, स्लेट एवं पीजीटी एग्जाम के लिए। तो हम इसमें देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सियाल, सीमा और निफे से संबंधित जो क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, उसकी व्याख्या भी हम करेंगे इस टॉपिक में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है गुटेनबर्ग असंततता किसके बीच पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा प्रावर और कोड। तो हमको देखना यह है कि ऑप्शन को तो याद करना है, साथ साथ इसकी व्याख्या को भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से सेलेक्टेड जो है बी, प्रावर और कोड। ये टॉपिक का जो है गुटेनबर्ग असंततता, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं ज़्यादातर ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। तो ये प्रावर कोड है, ज़्यादा व्याख्या मैं नहीं करूँगा, इसमें जो टॉपिक दिया उसी वाइज में बात करूंगा। ये पूछा गया है यूजीसी नेट में। तो गुटेनबर्ग असंततता किसके बीच पाई जाती है। तो प्रावर कोड भाग में 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित मेंटल तथा कोर की सीमा अंतर्बर्ग गुटेनबर्ग असंततता कहलाती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 2900 किलोमीटर की गहराई में मेंटल और कोर की सीमा को गुटेनबर्ग असंततता कहते हैं। इसको गुटेनबर्ग असंततता कहलाती है। यहाँ घनत्व अचानक 5.5 से बढ़कर 10 हो जाता है, सब 10 हो जाता है यहाँ पर। और क्रस्ट और मेंटल की सीमा पर मोह असंततता पाई जाती है। ये मोह असंततता से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये पाया जाता है क्रस्ट और मेंटल में, ऊपरी परत में। और बाह्य और आंतरिक मेंटल के बीच में जो गहराई इसकी होती है 700 किलोमीटर के आसपास होती है। पूछा गया था पीएससी एग्जाम में। और रेपिटी असंततता स्थित है। तो यहाँ पर याद रखेंगे रेपिटी, मोहो और गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग है मेंटल या कोर बोल सकते हैं इसको। भारत देश का उत्तर दक्षिणी विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार है। तो इसका 3214 किलोमीटर से 2933, जी हाँ, 3214 किलोमीटर से 2933 किलोमीटर इसका है। क्योंकि हम देखें उत्तर से दक्षिण, जी हाँ, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इसकी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 3214 किलोमीटर से 2900 इसका विस्तार है। उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम की देखें तो ये 2933 है, 2933। भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार, ये जानना जरूरी है। तरल अवस्था में निकिल और लोहे से बनी पृथ्वी की सबसे भारी और सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं। तो नाइफ कहते हैं। निकल और लोहे की बनी पृथ्वी की सबसे भारी और आंतरिक परत को निफे कहते हैं। तो कहीं पर ये निफे रहता है, वो कहीं पर ये नाइफ लिखा हुआ है, मगर ये रियल में निफे ही समझेंगे। NIFE, निफे। तो ये यहाँ पर नाइफ लिखा हुआ है, इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। हम बात करें, स्वेस महोदय ने बताया है पृथ्वी की 3 परत, वह पृथ्वी की आंतरिक परत है। इसे बोरी स्पीयर भी कहते हैं। जी हाँ, ये नया वर्ड भी आ रहा है यहाँ, बोरी स्पीयर भी कहते हैं निफे को। पृथ्वी की कौन सी परत में मुख्य रूप से लोहे और मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं। मेंटल, जी हाँ, मेंटल है जहाँ पर लोहे और मैग्नीशियम पाया जाता है। मेंटल में लोहे एवं मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं। मेंटल की 3 भागों विभाजित किया जा सकता है इसको। मोह असंततता जो 200 किलोमीटर की गहराई तक है, 200 से 700 किलोमीटर की गहराई तक, और 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक। भूपटल एवं मेंटल के ऊपरी भाग दोनों मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर मोह की कठोरता की स्केल के अनुसार निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। तो कोरंडम सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। हम देखें, अगर कोरंडम जो है इनमें से सबसे ज़्यादा कठोर है कोरंडम। जी, हीरे के स्थान टॉप में आता है, 10वें नंबर में आता है। नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी के अनुसार मेंटल की मोटाई कितनी है। तो 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। तो नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी के अनुसार मेंटल की मोटाई 2900 किलोमीटर है। और यहाँ पर देखें कि मोह असंततता से लगभग 2900 किलोमीटर गहराई तक मेंटल का विस्तार है। पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का लगभग 68% भाग मेंटल में व्याप्त है। मेंटल के ऊपरी भाग का घनत्व होता है
3 से 3.5। जी हाँ, 3 से 3.5 होता है और निम्न होता है 4.5 से 5.5। पृथ्वी का निम्न में से कौन सा भाग सबसे गर्म है? तो आंतरिक कोर। जी हाँ, आंतरिक कोर वाला जो भाग है सबसे अधिक गर्म होता है, क्योंकि इसको हम बोलते भी हैं निफे होता है। पृथ्वी की आंतरिक कोर सबसे सर्वाधिक गर्म है। कोर पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, इसे बेरी स्पीयर भी कहा जाता है। यह मुख्यतः निकिल मतलब Ni तथा लोहा से बना होता है, अतः इसे निफे भी कहते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पर कोर का अधिकतम तापमान होता है 5500 डिग्री सेल्सियस तथा घनत्व होता है 13। निम्न में से कौन सी परत पृथ्वी की सबसे पतली परत है? तो पर्पटी सबसे पतली परत होती है पर्पटी। पर्पटी को ही क्रस्ट बोलते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी एवं पतली परत है जिसकी औसत मोटाई 33 किलोमीटर है। जी हाँ, 33 किलोमीटर है। और महाद्वीपीय भागों में इसका जो मोटाई ज़्यादा हो जाता है, जी हाँ 40 किलोमीटर होता है, जबकि महासागरीय भागों में यह मात्रा 5 से 10 किलोमीटर मोटा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पर्पटी की मोटाई सर्वाधिक महाद्वीपीय भागों में पाई जाती है, महासागरीय भागों में कम पाई जाती है, 5 से 10। ये दो प्रकार के होते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट जो होते हैं ज़्यादा ग्रेनाइट के चट्टानों से बने होते हैं, जिससे महाद्वीप बने हैं ऊपरी क्रस्ट से। निचली क्रस्ट से महासागरीय बेसिन बने हुए हैं जो कि बेसाल्ट चट्टानों से बने होते हैं। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो क्रस्ट है, निचली क्रस्ट का निर्माण किससे होता है? तो बेसाल्ट चट्टानों से होता है, और ऊपरी परत का पर्पटी का ग्रेनाइट से। जी, मेंटल के ऊपरी हिस्से की सघनता का विस्तार कितना है? या 3.2 से 3.5। जी हाँ, ये जो घनत्व जो हम लोग पढ़े अभी इसका ही है, तो इसको याद रखना है। 3 से 3.5 पढ़े थे हम लोग उसमें। तो ये देख सकते हैं मेंटल के ऊपरी हिस्से की सघनता का विस्तार 3.2 से 3.5 है। महुआ समतल से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार होता है, जैसे कि हम पहले पढ़े हैं। गुटेनबर्ग असमता विलग करती है, अलग करती है निचले मेंटल को बाह्य कोर से। तो यहाँ पर निचले मेंटल और बाह्य कोर को हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी आएगा इसमें, निचले मेंटल से बाह्य कोर। मेंटल असमता सीमा को गुटेनबर्ग असमता कहते हैं। गुटेनबर्ग असमता निचले मेंटल को बाह्य कोर से अलग करती है, और जो भूकंप विज्ञान द्वारा भूकंप तरंगों के आचरण के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये गुटेनबर्ग असमता है इसका आंसर, निचले मेंटल को बाह्य कोर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की अभ्यंतर के बारे में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर होगा सी, 1 और 3। जी हाँ, बाह्य भूपृष्ठ का औसत घनत्व 2.8 पाया जाता है। देखिए यहाँ पर सही कथन है ये, 2.8 पाया जाता है औसत घनत्व, जबकि मेंटल कोड सीमा के सहारे पी लहरों की वेग में अचानक वृद्धि हो जाती है। तो ये प्रावर कोड है सीमा के सहारे। तो ये भी आंसर सही है, दोनों 1 और 3 इसका आंसर होगा। ये जो कि पूछा गया है, जिसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें पूछे गए हैं अनसॉल्व क्वेश्चन है ये। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में स्वेस के विचार सर्वाधिक सही माने जाते हैं। स्वेस के अनुसार भूपृष्ठ का औसत घनत्व होता है 2.9। आधुनिक मत के अनुसार ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 तथा निचली क्रस्ट का घनत्व 3 माना गया है। स्वेस के अनुमान सर्वाधिक उपयुक्त लगते हैं, प्रथम कूट सही माना जा सकता है। गुटेनबर्ग असमता निचली मेंटल और बाह्य कोर के बीच पाई जाती है, अतः यह कूट गलत है। तो इसमें इसकी व्याख्या की है, तो आप समझ लेंगे कि इसका आंसर तो 2 ही है, मगर इसकी व्याख्या बता रहा है कि आखिर उसकी गलती कहाँ पर है। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। तो मेंटल में सबसे ज़्यादा आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। मेंटल में पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान मेंटल में पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी की समस्त आयतन का 83% द्वारा द्रव्यमान का 68% भाग में मेंटल व्याप्त है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा निम्नलिखित भूगर्भिक युगों का सही कालानुक्रम है। इसमें आएगा मायोसिन, प्लियोसिन, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। तो ये क्रम याद रखिएगा, पहले आएगा मायोसिन, प्लियोसिन, प्लिस्टोसिन, होलोसिन। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। टोटल हमने देखा है कि टोटल 5 महायुग होते हैं और उनके उपयुग हैं, मतलब उसके उपभाग हैं आदिकल्प, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक और है मेसोजोइक, सेरोजोइक। तो इसमें ही मायोसिन दिया हुआ है यहाँ पर, मायोसिन, प्लियोसिन, प्लिस्टोसिन, होलोसिन। तो इसको जो युग है उसको भी याद करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें युग से संबंधित। निम्नलिखित खनिजों में से किसका पृथ्वी की आयु के परिकलन में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो थोरियम और सीसा का, इसका आंसर थोरियम सीसा का
क्योंकि पृथ्वी की आयु की गणना करने के लिए यूरेनियम तथा थोरियम खनिजों का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। निम्नलिखित भूगर्भिक समयों का सही कालानुक्रम दिए गए पुट से चुनें। तो इसमें जो आंसर है, आंसर डी है, तो इसमें आएगा ए, डी, बी, सी, मतलब ये जो सही क्रम होगा इसका सिल्यूरियन, जैसे कि यहाँ व्याख्या किया हुआ था सिल्यूरियन का, ये वाला व्याख्या में पहला है सिल्यूरियन, फिर हम देखते हैं डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमिशियन। तो डिवोनियन युग को मछली युग भी कहते हैं। कार्बोनिफेरस में कोयले बने जान ही रहे। निम्नलिखित उद्योगों में कौन मुख्यतः पिट्सबर्ग प्रदेश में पाया जाता है? तो पिट्सबर्ग प्रदेश में पाया जाएगा लौह तथा इस्पात, ये पाए जाते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का पिट्सबर्ग क्षेत्र लौह इस्पात का कुल उत्पादन का 50% भाग उत्पन्न करता है। सबसे ज़्यादा पिट्सबर्ग क्षेत्र में लौह इस्पात होता है। अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अपलेशियन से कोयला, पश्चिमी झील क्षेत्र से लौह अयस्क तथा झील क्षेत्र से लौह अयस्क तथा महान झीलों से जल की प्राप्ति होती है। तो काफ़ी फेमस है पिट्सबर्ग विश्व भर में इस्पात के लिए। तो निम्नलिखित भूगर्भिक युगों का सही कालानुक्रम निम्न दर्शाइए। फिर से युग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर यूपीपीएससी के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो कालक्रम है ये सही होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ए, सी, बी, डी। जी हाँ, पहले योसियन आएगा, योसिन आएगा, फिर आएगा ओलिगोसिन, फिर मायोसिन, फिर प्लियोसिन। तो ये होगा इसका आंसर। देखते हैं कि भूगर्भ के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए कुछ की ये सही उत्तर को चुनिए। तो इसका आंसर है इसमें से 1, 2, 3 जी होगा, जबकि चौथा नहीं होगा इसमें आंसर। तो इसमें देखते हैं कि भूगर्भ में भूकंपी तरंगों का संचार समागति से नहीं होता। प्राथमिक भूकंपीय तरंगे ध्वनि की गति के समान तथा द्वितीयक भूकंपी तरंगे प्रकाश की गति के समान चलती है। तो इसका व्याख्या होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि धरातल से भूगर्भ की ओर ताप औसतन प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। जी हाँ, अगर हम धरातल के नीचे जाएंगे तो 32 मीटर की गहराई में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। तो सही। पृथ्वी की बाह्यतम परत में सिलिका एवं एल्युमिनियम की बहुलता है, ये भी सही, क्योंकि इसको हम सियाल बोलते हैं। भूकोट का घनत्व 10 से 12 है। जी हाँ, ये भी सही। तो कुल मिला के इसका आंसर 1, 2, 3 होगा। अब देखते हैं मोह असमता की खोज सर्वप्रथम। हाँ, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि टेलीग्राफिक पठार निम्न में से किसका भाग है? तो उत्तरी अटलांटिक कटक का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे पेपर में पूछा गया है। उत्तरी अटलांटिक कटक, या रिपीट भी होगा। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के दक्षिण में लगभग 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समीप चौड़े कटक पर, जहां समुद्री जल की गहराई 2000 से 3000 मीटर है, को टेलीग्राफिक पठार कहते हैं। यह वह प्रथम क्षेत्र है जहां पर सब मैरीन केबल बिछाई गई। तो ये बहुत है, और ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर आपको इस बुक से मिल जाएंगे। और ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी से तकरीबन जितने भी पेपर होते हैं उसमें तो 90% कवर यही बुक कर लेता है। मोह असमता विलग करती है तो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से। तो इसका आंसर ए होगा। मोह असमता की खोज सर्वप्रथम मोहरोवाइस ने 1909 में की थी। यह निचली भूप्रॉपर्टी को ऊपरी मेंटल से अलग करता है। तो इसका आंसर होगा बी, ए आंसर। दूसरा देख लेते हैं मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो चट्टानों की कठोरता से मापन किया जाता है इसमें, क्योंकि देखा गया है कि आकाशीय पिंडों की दूरियां प्रकाश वर्ष से होती है। वायुयान या जलयान की गति टेकोमीटर द्वारा होती है, जो नाटिकल मीटर द्वारा होती है। चट्टानों की कठोरता मोह स्केल से होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक है। फिर देखा गया है कि पृथ्वी का औसत घनत्व निम्नलिखित में से किसका है? तो 5.5 से। तो पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5। फिर निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? फिर युग से पूछा है। तो इसका जो क्रम है आयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लियोसोसिन। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि युग से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखा कि आयोसिन को इयोसिन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आयोसिन और इयोसिन में कन्फ्यूज मत होइएगा। कहीं पर ये इंग्लिश वर्जन में तो सही रहेगा इयोसिन का, मगर हिंदी में आयोसिन भी दे देता है और इयोसिन भी दे देता है। कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं? तो प्राथमिक लहरें।
इसका आंसर होगा प्राथमिक लहरें। इसका आंसर प्राथमिक लहरें होगा। देखा गया है निम्नलिखित पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरलावस्था में मिलते हैं, तो यहाँ पर है 100 किलोमीटर की गहराई पर, क्योंकि मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर भूकंपीय तरंगे की गति मंद हो जाती है। इस भाग को निम्नगतिक मंडल कहा जाता है। इसे प्लास्टिक दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्लास्टिक दुर्बलता मंडल किसे कहते हैं। यह भाग प्लास्टिक और अपेक्षाकृत पिघली हुई अवस्था में से इस भाग में ठोस पदार्थ तरलावस्था में मिलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुटेनबर्ग असमता बीच में है तो मेंटल और अंतरतम सीमा, तो इसका आंसर सी होगा, मेंटल और अंतरतम सीमा इसका आंसर होगा। देखा गया है कि इसकी जो व्याख्या तो रिपीट किया है, जो पहले देख लेंगे इसको। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर पर तापमान की वृद्धि होती है, तो 32 मीटर की गहराई में जाने से 1 डिग्री तापमान में वृद्धि होती है। यहाँ पर देखा गया है कि 100 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 12 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होती है 100 किलोमीटर की गहराई में जाने से। इसके बाद 300 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस एवं उसके पश्चात प्रत्येक किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। तो ये जो 32 मीटर की गहराई है ये 100 से ऊपर ही होगा, 100 किलोमीटर की गहराई से नीचे जाने पर यह 12 हो जाता है, वृद्धि होता है, 12 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर देखा गया है पृथ्वी की भूप्रपट्टी तथा ऊपरी मेंटल भाग में प्लेटों का संचरण निम्नलिखित में किस माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करता है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से। तो इसका आंसर होगा रेडियो एक्टिव पदार्थ से होता है। पृथ्वी की अंदर संवहन तरंगों की उत्पत्ति रेडियो एक्टिव पदार्थों के द्वारा होती है, इसी कारण इसमें प्लेटों का संचरण होता है। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है, 5.5। मोहरोबिस असंतत्व स्थित है प्रॉपर्टी और मेंटल के बीच। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, ये रिपीट भी किया, देखिए कहाँ पर किया, असिस्टेंट प्रोफेसर में किया हुआ है और इसमें किया हुआ है आपका यूपी पीजीटी में। तो प्रॉपर्टी और मेंटल के बीच होता है। निम्नलिखित विद्वानों में किसने क्रस्ट के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परतों सियाल सीमा निफे पर पहचान की है, तो स्वेस महोदय ने बताया है सियाल सीमा निफे। स्वेस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है सियाल। जी हाँ, सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है सियाल। तो यहाँ पर सिलिका एल्युमिनियम से बना हुआ है, सीमा जो है सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है, निफे निकलोफेरियम से बना हुआ है। अधिकांश भू आकृतिक क्रियाएं पृथ्वी के वायुमंडल की उत्पन्न होती हैं तथा गुरुत्वाकर्षण बल से संचालित होती है। तो इसका आंसर होगा कथन और कारण दोनों सही हैं पर सही व्याख्या नहीं करता। इसका कथन 1 और कथन 2 होगा, सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा बी, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण वाला जो टॉपिक है, अधिक व्याख्या समझ लेते हैं एक बार। अधिकांश भू आकृतिक क्रियाएं पृथ्वी के वायुमंडल में उत्पन्न होती है तथा गुरुत्वाकर्षण बल से संचालित होती है, अतः गुरुत्वाकर्षण एक भू आकृतिक क्रिया है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन यह एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता। विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई है 840 मीटर। थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। और महासागरीय खंड की गहराई कितना है, 3800 मीटर। तो इम्पॉर्टेंट है ये। तो देखिएगा 840 औसत ऊंचाई हम बात करें स्थल खंड का, और महासागरीय खंड की गहराई की बात करें तो 3800 मीटर है। देखा गया है कि भूगणितीय एवं भूभौतिकी की अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई है 30 किलोमीटर। इसकी जो मोटाई है 30 किलोमीटर है। अब देखा गया है कि मोहरोबिस असंतता निम्नलिखित में से किन के बीच सीमा का निर्माण करती है, तो इसका आंसर होगा प्रॉपर्टी और ऊपरी प्रावार। तो आंसर होगा सी इसकी व्याख्या तो पहले देख चुके हैं। पृथ्वी की आंतरिक भाग में ऊष्मा का जनन मुख्य रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर दोनों होगा, दोनों सही हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थों का और गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर दोनों आएगा। अब देखते हैं 39 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊष्मा का जन्म मुख्य रूप से रेडियो सक्रिय पदार्थों एवं गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से होता है। इसके माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक भाग में तीव्र ऊर्जा पैदा हो जाती है, जो कि प्लेटों के इधर उधर। अगर पृथ्वी एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित एक ठोस भाग होती तो क्या होता, तो इसका आंसर होगा भूकंपीय लहरें।
भूकंपीय लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती है। इसका आंसर होगा बी। निम्न में दुर्बल मंडल एथनोस्फीयर, यहाँ पर याद रखिएगा एथनोस्फीयर को ही दुर्बल मंडल कहते हैं, कहाँ स्थित है? ऊपरी प्रवार के ठीक ऊपर, ऊपरी प्रवार के ठीक ऊपर, क्योंकि दुर्बल मंडल ऊपरी प्रवार के ठीक ऊपर स्थित होता है। पर्वतीय दो पर्वतों में पाया जाता है, सीमोन और सियाल। पर्वतीय मंडल का सबसे ऊपरी भाग दोनों मिलकर दुर्बल मंडल के ऊपर एक कठोर इकाई का निर्माण करते हैं, जिसको स्थल मंडल कहते हैं, लिथोस्फीयर। तो यहाँ पर देखते हैं स्थल मंडल को लिथोस्फीयर कहते हैं। भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है, कहलाएगा मैग्मा। भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो इसका आंसर होगा डी, निकिल एवं लोहा। इसका आंसर निकिल एवं लोहा होगा, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है? निकिल और लोहा। स्वेस नामक विद्वान ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना के विषय में प्रकाश डाला है। स्वेस ने 3 परतों में स्थित मानी गई है, सियाल, सीमा, निफे। निम्न महाकल्प को त्रियासिक, जुरासिक तथा क्रिटेशियस युग में बांटा गया है। तो इसका आंसर होगा मेसोजोइक महाकल्प होगा, मेसोजोइक महाकल्प, क्योंकि हमको युग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमको ये पिक्चर समझ में आ रहा है कि जो युग है और पृथ्वी की जो परत है, इससे संबंधित प्रश्न ज़्यादातर पूछे गए हैं। वो असंतुल के बीच का सीमाकलन तल है, तो ये है प्रॉपर्टी और प्रावर। प्रॉपर्टी और प्रावर जो है ये यूजीसी नेट में पूछा गया था। उस गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी निम्नलिखित में से किसके मध्य पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मेंटल तथा क्रोड के बीच, मेंटल तथा क्रोड के बीच इसका आंसर होगा। देख लीजिए इसमें मेंटल, गुटेनबर्ग देखिएगा यहाँ पर जो ऊपरी है इसको क्रस्ट कहा गया है, फिर ये अपर मेंटल, लोअर मेंटल, पहले क्रस्ट आएगा, फिर मेंटल आएगा, फिर लोअर मेंटल और आउटर कोर। जी हाँ, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो ये जो मेंटल है, जो लोअर मेंटल और जो आउटर कोर के बीच को गुटेनबर्ग बोला गया है, इसको और इसको गुटेनबर्ग बोला गया है। जबकि इस लाइन को हम देखते हैं इनर कोर और आउटर लेग तो बोला गया। तो इसमें देखते हैं गुटेनबर्ग जो है टॉपिक, ये ज़्यादातर आउटर कोर और लोअर कोर के बीच को बोला जाता है। अत्यधिक वलन के परिणाम स्वरूप होता है नेपे निर्माण। नेपे निर्माण होता है, नेपे या ग्रीवाखंड का निर्माण होता है, अत्यधिक वलन के परिणाम स्वरूप होता है। अत्यधिक वलन के परिणाम स्वरूप नेपे का निर्माण होता है। नेपे या ग्रीवाखंड तीव्र क्षैतिज संचलन या संपीड़न का परिचायक है। परिवलित वलन में दोनों भुजाएं समानांतर तथा क्षैतिज होती हैं और अधिक संपीड़न होने पर परिवलित मोड का एक खंड दूसरे पर चढ़ जाता है। इस क्रिया को उत्क्रम कहते हैं। इससे भी अधिक संपीड़न होने पर वलन की भुजाएं इतनी अधिक मुड़ जाती है कि वलन के अक्ष पर टूट जाती है और निचली परतें ऊपर आ जाती हैं। इस प्रकार क्षैतिज संचलन तथा संपीड़न के जारी रहने पर वलन की टूटी हुई भुजा अपने स्थान से दूर जाकर अन्य प्रकार की चट्टानों पर चढ़ जाती है। इसे ही ग्रीवाखंड या नेपे कहते हैं। तो ग्रीवाखंड और नेपे अधिक वलन के कारण होता है ऐसा। विश्व की स्थलाकृति का अधिकांश भाग निम्नलिखित युग का है, तो इसका आंसर आएगा नवजीव महाकल्प का। नवजीव महाकल्प का है। बेसाल्ट सागर प्रॉपर्टी का औसत घनत्व है 3.0 ग्राम सेंटीमीटर। 3.0 ग्राम सेंटीमीटर जिसका है बेसाल्टी सागर प्रॉपर्टी का औसत घनत्व। इस प्रकार से हमने देखा कि जो स्थल मंडल का जो टॉपिक है उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं, खासकर युग से संबंधित और पृथ्वी की आंतरिक परतों के संबंधित। तो हम लोग ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सियाल, सीमा, निफे से संबंधित हम लोग देखा गया है कि जो गुटेनबर्ग असमर्थता पूछा गया है। इसके अलावा देखा गया है कि ज़्यादातर क्वेश्चन युग से भी रहे हैं, तो पृथ्वी से संबंधित इस तरह से क्वेश्चन को आप तैयार करिएगा, खासकर जो युग है और आंतरिक परत है। तो ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस टॉपिक में आपको परतों के बारे में जानना है, खासकर युग के बारे में जानना है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद।